नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस दौड़ा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की इस चर्चा में हमारा सेशन चल रहा था अफवाह तंत्र पर। तो हम अफवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने देखा आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। हम आज चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र हमारा चल रहा था, अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र में हम आज देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में हम उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर चली जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में जाकर वो गिरती है। प्रत्यक्ष रूप से तो राजस्थान की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी तक नहीं जाती, लेकिन वो किसी मुख्य नदी में, बड़ी नदी में मिल करके वो एक उस बंगाल की खाड़ी तक जाती है। हम देखेंगे इसके अंदर चंबल नदी, मुख्य नदी यहाँ की होगी चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी की यदि नदियों के बारे में बात करेंगे तो हमारे राजस्थान की मुख्य नदी हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी, जो राजस्थान की लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कौन सी? चंबल नदी। लेकिन वो राजस्थान में उसका प्रवाह नहीं है, वो देखो मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो 3 राज्यों की ये संयुक्त नदी है, जिसका नाम क्या है? चंबल नदी। तो हम किस नदी के बारे में पढ़ेंगे? चंबल नदी के बारे में। लंबाई की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो राजस्थान की तीसरी बड़ी नदी है। बनास, लूणी के बाद ये चंबल नदी जो जल ग्रहण के आधार पर राजस्थान की तीसरी बड़ी नदी। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से ये नदी है, उसके बाद में इसकी डिटेल हम लिखते हुए चलेंगे। तो देखो, एक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। कौन से प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में पहाड़ियां कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो जाना पाव। जाना पाओगे कभी वहां, जाना पाओगे कभी वहां, लेकिन हम यहाँ पे जाके देखेंगे क्या है। तो जाना पाव पहाड़ी कहाँ पे है? तो महू। ये महू कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जगह है महू। महू में पहाड़ी कौन सी है? तो जाना पाओगी पहाड़ी है। जाना पाओगे कभी वहां, जहां वो कौन सी पहाड़ी है? जाना पाओ की पहाड़ियां। इस जाना पाओ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है, बारिश होती है। तो बारिश होती है तो बारिश से क्या होगी? नदी, यहाँ पे एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगी? 6 जिलों से। और अंत में कहाँ चली जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक नदी का उद्गम होता है यहाँ से। ये नदी है जो जा रही है, किस तरफ जा रही है? उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है। किस तरफ जाएगी? उत्तर प्रदेश की ओर। अब इस प्रकार से ये नदी आई थी और कहाँ पे चली गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक बड़ी नदी है, नाम है यमुना। किस नाम से है ये नदी? यमुना नाम से नदी है। यमुना नदी मथुरा के किनारे, मथुरा शहर इसी के किनारे पर स्थित है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, दिल्ली। तो देखो, जो बड़े बड़े जो महानगर है वो किसके किनारे है? इसी यमुना नदी के किनारे है। इसीलिए तो यह यमुना नदी क्या है? प्रदूषित नदी है। क्योंकि जहां पर मनुष्य का पांव पड़ा है, वहां हर जगह क्या हुआ है? प्रदूषण फैला है।
क्या फैला है? प्रदूषण फैला है। पर्यावरण को इस मनुष्य ने क्या कर दिया? दूषित ही किया है आज तक। तो अब देखो हम आगे चलेंगे, इस नदी के बारे में देखने वाले हैं। ये नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अब बात आती है कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो देखो यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा? राजस्थान। ये हमारा क्या है? राजस्थान आता है यहाँ पे। ये जो जगह है जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, नाम है चौरासीगढ़। कौन सा गढ़ है? चौरासीगढ़। कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में। देखो गढ़ को तो कौन सा होगा? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। तो गढ़ों का सिरमौर कौन? चित्तौड़गढ़। तो 84 गढ़ भी कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़ में होगा। कहाँ पे होगा? चित्तौड़गढ़ में। जगह कौन सी? नाम है जगह का चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये नदियां आगे बहती हुई कहाँ चली जाती है? तो यमुना में ये नदी चली जाती है। यमुना से देखो, यमुना से एक जगह, यहाँ पे जो जगह है इटावा। इटावा जगह, इटावा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इटावा उत्तर प्रदेश तक ये नदी जाती है। उसके बाद में कहाँ चली जाती है? तो यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? यमुना की। जब बात करते हैं इस जाना पाव की पहाड़ी से इटावा यूपी तक की, इसकी जो लंबाई कितनी है कि देखो, इन जो ये बंगाल की खाड़ी की नदियां हो, चाहे वो अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियां हो, इन नदियों की लंबाई से आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। तो देखो ये जो इतनी जो लंबाई है, इस ये लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर, या कहीं की 966 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है। तो 965 या 966 किलोमीटर की एक इसकी क्या है? लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक? जाना पाव की पहाड़ी से इटावा यूपी तक, जहाँ ये यमुना में मिल जाती है, वहां तक की इसकी लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर। तो 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 966 भी आपसे पूछा, आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये देखो नदी कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से ये नदी गुजरती है। कहाँ कहाँ से, कौन कौन से जिले हैं? तो चित्तौड़गढ़ सबसे पहले कौन आएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कौन आएगा? तो कोटा। कोटा के बाद बूंदी। बूंदी के बाद ये नदी कहाँ पर चली जाती है? तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये नदी करौली। करौली के बाद कहाँ चली जाती है? तो धौलपुर में। तो इस प्रकार से ये नदी कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से। कितने जिलों से गुजरने वाली नदी है? 6 जिलों से गुजरने वाली ये नदी है। अब देखो इस नदी के ऊपर बांध भी बने हुए हैं कई। कौन कौन से बांध बने हुए, वो भी हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक इस पे एक बांध बना गया है। बांध बना हुआ है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक बांध बना है। इस नदी पर क्या नाम है उसका? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो एक इसके बाद राजस्थान में भी तो बांध बनाया गया होगा इसके ऊपर। एक चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया गया है। नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी के ऊपर स्थित है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे नदियां कौन कौन सी आती है। देखो चित्तौड़गढ़ से एक नदी आती है, नाम है बापड़ी नदी। जगह कौन सी में है? चित्तौड़गढ़ से ही नदी निकलती है। चित्तौड़ से एक नदी निकलती है। इस प्रकार से एक नदी आएगी इसके अंदर। कौन सी दिशा की ओर से आएगी? तो देखो जिस तरफ नदी का बहाव होता है, उस उसके आधार पर हम उसकी दिशाओं का निर्धारण करते हैं। तो कौन सी दिशा हो जाएगी? बाई तरफ। ये तो नदी का कौन सा तरफ है? बाया तरफ, या बाया, बाया तरफ। और इधर कौन सा भाग आ जाएगा? तो दाया, दाई तरफ।
ये नदी का कौन सा तरफ है? तो दाईं तरफ है, और ये बायां तरफ। तो ये यहाँ से कुछ ये नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां? बाईं ओर से नदी आने वाले चित्तौड़गढ़ से, नाम क्या है? बापड़ी नदी। बापड़ी नदी जो चित्तौड़गढ़ में आकर इस नदी पर मिलने वाली पहली नदी है। कौन सी नदी है? पहली नदी। इसके बाद भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है, नाम है चाकण। उसके बाद भीलवाड़ा, साथ साथ डायग्राम बनाते चलना ताकि आपको ये समझ अच्छी हो जाए किस प्रकार से नदियां इसके अंदर मिलने वाली है। तो भीलवाड़ा से एक नदी का उद्गम होता है, नदी आकर मिल जाती है चित्तौड़गढ़ के आसपास, कोटा के आसपास नदी मिलती है, नाम है नदी का चाकण नदी। कौन सी नदी है? चाकण नदी। बापड़ी नदी पहली, उसके बाद कौन आएगी? चाकण नदी। तो ये चाकण, ये दो नदियां कहाँ पे मिल जाती है? तो इसी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो कहाँ से मिलती है? तो चित्तौड़गढ़ में ही ये नदी मिलती है। अब देखते हैं उसके बाद इसमें कौन सी नदियां मिलती है। तो इधर झालावाड़ से कुछ नदियां निकलती है। कहाँ से निकलती है? झालावाड़ से। झालावाड़ से नदियां निकलती है। उससे देखो एक आती है नदी रेवासा से। ये तो 84 कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ताकि हम इधर डायग्राम और बना लेंगे। तो देखो एक जगह है रेवासा। रेवासा सीकर वाला नहीं है, ये रेवासा कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। कौन? ठीक, किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से है। रेवासा से एक नदी आ रही है, उसके बाद यहाँ से मनोहर थाना से, मनोहर थाना, इस मनोहर थाना से भी एक नदी निकलती है। अब इस प्रकार से ये नदियां आ रही है। आप कहोगे इसको छोड़िए, यहाँ तक ही क्यों आए? देखो इसके बाद एक मुख्य नदी आएगी जिसके अंदर ये मिल रही होगी। तो यहाँ से एक जगह सुसनेर, एक नदी सुसनेर से भी निकलने वाली है। तो इस प्रकार से ये नदियों का उद्गम होता है, और ये नदी जाकर के कोटा बूंदी के पास इस यहाँ पे आकर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये कुछ तीन बड़ी नदियां हैं। नदियां कौन कौन सी? सुसनेर से निकलने वाली नदी का नाम है आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। रेवासा से निकलने वाली नदी जिसका नाम है काली सिंध नदी। कौन सी सिंध नदी है? काली सिंध नदी। मनोहर थाना से निकलने वाली जो नदी है, नाम है परवन नदी। कौन सी नदी है ये? परवन नदी। तो इस प्रकार से ये तीन नदियों का उद्गम होता है। कहाँ कहाँ से होता है? सुसनेर की पहाड़ियों से नदी कौन सी निकलती है? आहू नदी। रेवासा एमपी से कौन सी नदी निकल रही है? काली सिंध। मनोहर थाना से कौन सी निकल रही है? परवन नदी। अब देखो जो काली सिंध और आहू नदियों का ये जो संगम वाला क्षेत्र है, संगम वाला क्षेत्र, यहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग का नाम है गागरोन, गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। कहाँ पर स्थित है? आहू नदी और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है, गागरोन दुर्ग। झालावाड़ में गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध नदी सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है। रेवासा की पहाड़ियों से काली सिंध नदी निकलती है। आहू नदी सुसनेर की पहाड़ियों से, और मनोहर थाना की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी? परवन नदी। यह नदी आकर किस में मिल जाती है? तो कोटा के अंदर जाकर के किस नदी में मिल जाती है? तो इसी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। अब बात देखो, जहाँ से मिलती है वह जगह, यहाँ से एक घोड़ा पछाड़ नदी भी आके यहाँ से मिलती है। एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? घोड़ा पछाड़ नदी। ये नदी है घोड़ा पछाड़ नदी, जो कोटा के आसपास आकर के इस नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद एक नदी आती है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो राजसमंद में है, बाईं तरफ। बाईं तरफ से एक नदी और आती है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां
जगह कहाँ पे है? राजसमंद। तो राजसमंद से एक कन्नौर की पहाड़ियां बनी हुई है, जहां से एक नदी का उद्गम होता है। वो नदी भी कितने जिलों से निकलती है? 6 जिलों से। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो 6 जिलों से एक नदी बहेगी, जिस जो कहाँ पे आएगी? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के अंदर जाकर के ये नदी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी कहाँ मिल जाती है? चंबल के अंदर। तो सवाई माधोपुर के अंदर जाकर के नदी मिल जाती है। उसके बाद एक छोटी सी नदी एक और आती है, इसी यहाँ पे मिलती है एक नदी और, जिसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी? सीप नदी। चंबल नदी के दाईं ओर, दाईं तरफ से एक नदी आकर के मिलती है। नदी का नाम क्या है? सीप नदी है। क्या नाम है? सीप नदी। एक इसके अंदर नदी और आती है, कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू नदी। देखो छोटी छोटी नदियां बहुत सारी आती है। हम ज्यादा नदियों के बारे में डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं। हर गांव में छोटे छोटे जो नालियां, उन्हें नाम अलग अलग दे रखे, तो इसलिए उनकी चर्चा नहीं करने वाले। बड़ी नदियों के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद सीहोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीहोर से। सीहोर पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, वही सवाई माधोपुर के आसपास आकर के इस चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक नदी आती है। नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। तो ये नदियां हैं, किस नदी में मिल जाती है? तो चंबल नदी के अंदर मिलने वाली कुछ ये चंबल नदी की सहायक नदियां, जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। उसके बाद ये चंबल नदी कहाँ चली जाती है? करौली। करौली के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद इटावा यूपी में चली जाती है। अब ये जो घोड़ा पछाड़ नदी आती है कोटा में, तो कोटा में यहाँ पे एक जलप्रपात बना हुआ है। कोटा में यहाँ पे क्या बना गया है? तो एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात एक झरना होता है, झरने की तरह जो बड़ा झरना होता है उसे जलप्रपात कहते हैं। चूलिया जलप्रपात एक स्थित है, और इसी कोटा के अंदर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। हैंगिंग ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। लगभग 2 किलोमीटर उसकी क्या है? लंबाई है। लगभग 2 किलोमीटर उसकी लंबाई है। किसकी? हैंगिंग ब्रिज की। कहाँ पे बना हुआ है? कोटा में। कौन सी नदी पर बना गया है? तो इसी चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर एक बात आती है, ये जो बनास और सीप नदी जहाँ पे मिलती है, जो त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है? त्रिवेणी। 3 नदियों का जो संगम बनता है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो ये जो त्रिवेणी संगम बनता है, जगह का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम। ये जो रामेश्वरम जगह है, ये है यहाँ पे देखो 3 नदियों का संगम है। राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जहां जहां 3 नदियां आपस में मिलती है, वहां क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। और वहां पर तीर्थ स्थल स्थित होते हैं। क्या? कौन से स्थल होते हैं? तीर्थ स्थल। लेकिन इस चंबल नदी पर कोई भी तीर्थ स्थल स्थित नहीं है, क्योंकि चंबल नदी को माना जाता है एक शापित नदी। क्या माना जाता है? शापित नदी माना जाता है। इसीलिए चंबल नदी में किसी प्रकार का स्नान नहीं होता, अस्थि विसर्जन नहीं होता। तो ये बातें आती है। रामेश्वर और कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में। कौन सी नदियों पर है? चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर एक तीर्थ स्थल स्थित है। नाम क्या है? रामेश्वर। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होती? स्नान नहीं होता। यहाँ पे जो स्नान करने लोग नहीं जाते, जो हम, और इसके बाद अस्थि विसर्जन इस नदी के अंदर नहीं होता। तो ये बातें हैं किसके बारे में है? तो चंबल नदी के बारे में। हमने दाईं तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ की नदियों के बारे में देखा। हम बाकी नदियों के बारे में हम डिटेल से चर्चा भी करने वाले हैं। इसकी सारी की सारी नदियों को हम देखने वाले हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। इसके बाद भी छोटी छोटी और नदियां, जैसे मांगली नदी है, नेवाज नदी है, और इसमें और छोटी छोटी नदियां और भी आएंगी। उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। उनके नाम देखेंगे कौन कौन सी नदी है। तो आप एक बार इसका डायग्राम यदि आपने साथ साथ बना लिया तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं बनाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आप अच्छी बाद में आराम से
बना लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से ये नदी याद हो जाए। अब हम देखने वाले हैं इसके आगे। अब हम इस नदी की डिटेल से चर्चा करेंगे। जो बातें हमने डायग्राम में बनाई है उनको लिख लेते हैं आराम से, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। किस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं? तो चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से, जिसका क्या होता है? उद्गम होता है। हमने बात की थी कि विंध्याचल पर्वत से राजस्थान में दो नदियां आती है। कौन कौन सी नदियां आती है? तो एक तो चंबल नदी आती है और दूसरी कौन सी आती है? माही नदी। तो हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी के बारे में। बात आती है चंबल नदी का उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी कहाँ है ये? महू। महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है चंबल नदी। अब बात आता है कि राजस्थान में प्रवेश ये कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश तो बात की थी 84 गढ़ की। 84 गढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये जगह है 84 गढ़, जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब बात आती है कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं? क्या इसके उपनाम भी है? क्या एक ही नाम है इसका? नहीं जी, इसके कई नाम है। इसके कई नाम है। लंबी नदी है, हर जगह इसको अलग अलग नाम से कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कामधेनु। क्यों? क्योंकि ये वर्ष पर्यंत क्या होती है? बहती रहती है। इससे सिंचाई की उपलब्धता सिंचाई जल की उपलब्धता ज्यादा होती है। वर्ष पर्यंत ये बहती रहती है, तो इसीलिए इसको एक नाम और भी दे देते हैं, सदा नीरा। सदा नीरा, नित्य वाहिनी, नित्य वाहिनी। इसका एक नाम और भी है चर्मणवती। कौन सी वती है ये? चर्मणवती। चर्मणवती नदी भी है। उसके बाद घड़ियालों की शरण स्थली भी है। क्या है? घड़ियालों की शरण स्थली। घड़ियालों की शरण स्थली। घड़ियालों की शरण स्थली से क्यों कहते हैं? क्यों राजस्थान में इस नदी में सर्वाधिक घड़ियाल देखे जाते हैं। घड़ियाल जो मगरमच्छ के जैसे ही होते हैं, उसी प्रजाति के होते हैं घड़ियाल। नाम तो आपने सुना ही हो गया। तो ये इसके कुछ नाम है, उपनाम इसके क्या क्या? कामधेनु, सदा नीरा, नित्य वाहिनी, चर्मणवती, घड़ियालों की शरण स्थली। तो इसके कुछ नाम हो गए। अब देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 965 या 966 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 966 या 965 किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तो राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। राजस्थान के अंदर ये कितने किलोमीटर बहती है? तो 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर इसकी राजस्थान में क्या है? लंबाई। तो ये तो इसकी लंबाई के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं इस नदी का मुहाना कहाँ पे है, इसका अंतिम विलय कहाँ पे होता है। तो अंतिम विलय, इस नदी का अंतिम विलय जिसे मुहाना कहते हैं, मुहाना। तो कहाँ पर होगा इसका मुहाना अंतिम विलय कहाँ पे है? तो हमने बात की थी इटावा यूपी के बारे में। इटावा यूपी में जाकर के ये कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी है।
अब देखते हैं इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ वैसी। और अब हम चलते हैं आगे, सहायक नदियों को देखें। एक छोटी सी ट्रिक है, यदि याद करो तो ठीक है, वरना उसके नामों को याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक से तो बेटर है कि आप नाम ही याद रखो। ट्रिक क्या है इसकी कि माँ आज पापा ने काले घोड़े को चाकू से बार बार काटा या मारा, काटा या मारा। तो ये है एक ट्रिक है, क्या है कि माँ आज पापा ने काले घोड़े को चाकू से बार बार मारा ही लिख लो आप, काटा तो मत लिखो, काटते तो नहीं है, मारा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आप लगभग इसकी सहायक नदियों के बारे में याद कर पाओगे। यदि नहीं ये तो यदि याद हो तो ठीक है, वरना इसके नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, इसके नाम तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। तो देखो जो माँ है इससे हो जाएगी मांगली, कौन सी हो जाएगी, मांगली। आज से आहू, कौन सी हो जाएगी, आहू। आहू के बाद इसकी जो एक नदी है, जैसे आप समझ, उसके बाद आप देखो पार्वती, पार्वती नदी। पै से आप क्या याद कर सकते हो, परवन नदी, परवन परवन नदी। ने से नेवाज नदी, ने से कौन सी नदी, नेवाज। का से काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। घोड़े से घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी। चा से आप याद रख सकते हो चाकण नदी, चाकण नदी। कू से आप याद रख सकते हो कुन्नू नदी, कौन सी नदी, कुन्नू नदी। बा से याद रख सकते हो बापणी नदी, बापणी नदी। फिर बा से आप याद रख सकते हो बनास नदी, बनास नदी। फिर आप, तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ क्या है, सहायक नदियां हैं। ये इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं। उसके बाद और जैसे नदियां, मेज नदी, मेज नदी, गुराल नदी। तो ये भी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इनके भी नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो कौन कौन सी नदियां हैं, मांगली, आहू, पार्वती, परवन। मांगली, आहू, पार्वती, परवन, नेवाज, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, चाकण, कुन्नू, बापणी। बापणी को ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं, ब्राह्मणी नदी भी इसको कहते हैं। बनास, मेज, गुराल नदी, ये इसकी कुछ क्या है, तो सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। कौन सी, कुछ भी पूछा जा सकता है, दो तीन नदियों के नाम देके पूछा जा सकता है ये नदियां किसकी सहायक नदी है। तो ये इनमें से भी कोई भी नदी का नाम हो हमें याद रखना लेना चाहिए। कौन सी नदी की सहायक नदी होगी, चंबल नदी की सहायक नदी होगी। देखो काली सिंध और एक नदी आएगी काली सील नदी, काली सील नदी। तो ये दोनों अलग अलग है। काली सिंध नदी तो कहाँ पे है, तो हमने देखा झालावाड़ में बहती है, और ये जो काली सील नदी है करौली में बहती है। कहाँ पे बहती है, करौली में बहती है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, इन दोनों को मिक्स मत कर लेना, काली सील नदी अलग है, काली सिंध नदी अलग है। तो ये है बात किसकी, सहायक नदियों के बारे में, चंबल नदी के की सहायक नदियों के बारे में। तो इनके बारे में इनके नाम ही है, ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं है। और बाकी इनके उद्गम स्थान है वो हमने डायग्राम में देख लिए थे, कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकल के आती है, तो वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके चंबल नदी के बारे में कुछ और जानकारी। अब देखते हैं चंबल नदी के बारे में कुछ और फैक्ट कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी लिख लेते हैं। चंबल नदी, तो चंबल नदी क्या है, चंबल नदी राजस्थान के तेज बहाव तंत्र का हिस्सा है। इसका जो जल है वो सर्वाधिक तेज बहता है। ये तो इसकी कुछ सहायक नदियां होगी। सर्वाधिक सही जल वाली नदी कौन सी है, सर्वाधिक
सतही जल वाली नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। अब देखेंगे इसके किनारे और क्या क्या स्थित है। देखो इस नदी पर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो इस नदी के किनारे बनाए गए हैं। उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य इस पर बने हुए हैं। तो इसके ऊपर बना हुआ है एक तो डॉल्फिन का। डॉल्फिन आप जानते होंगे, डॉल्फिन जो सबसे समझदार मछली मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे समझदार को यदि जलीय जीव है तो वो कौन है? डॉल्फिन को माना जाता है। इसे बोलते हैं गांगेय सू। गांगेय सू इसे भी, गांगेय सू भी से कहते हैं। कौन क्या है? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का जिसके अंदर क्या बनाया गया है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण। कौन से जीवों का संरक्षण इसमें किया गया? तो एक तो डॉल्फिन का, दूसरा इसके अंदर घड़ियाल, घड़ियालों का, फिर इसके अंदर एक और बनाया गया है उदबिलाव का। किसका? उदबिलाव। उदबिलाव एक जीव है जिसका यहाँ पे क्या किया गया? संरक्षण इसके अंदर किया गया है। उसके बाद आता है मगरमच्छ का। मगरमच्छ, यदि आपको राजस्थान में सर्वाधिक यदि मगरमच्छ देखने हैं तो आप कौन सी नदी में चले जाओ? तो चंबल नदी के आसपास चले जाओ। वहां पर आपको मगरमच्छ और घड़ियाल ज्यादा देखने को मिलेंगे। उदबिलाव भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। यदि आप राजस्थान में डॉल्फिन को देखना चाहते हो, स्वतंत्र विचरण करती हुई डॉल्फिन को देखना चाहते हो, तो कहाँ चले जाओ? चंबल नदी के किनारे चले जाओ। आपको चंबल नदी के अंदर ये डॉल्फिन भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई इसके किनारे कुछ जो वन्य जीव संरक्षण इसके अंदर किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक डॉल्फिन का, घड़ियाल, उदबिलाव और मगरमच्छ का। अब देख लेते हैं इसके किनारे जो भौगोलिक क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, भौगोलिक जो भू आकृतियां जो बनती है वो कौन कौन सी है। अब देखेंगे चंबल नदी के द्वारा बनाई गई भू आकृतियां, इसके द्वारा बनाई गई भू आकृतियां। तो कुछ भू आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। भू आकृतियां, चंबल नदी द्वारा बनाई जाने वाली कुछ भू आकृतियां। तो देखो चंबल नदी क्या है? चट्टानी क्षेत्र से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? चट्टानी क्षेत्र से, पठारी क्षेत्र से गुजरती है। तो जहां जहां से देखो नदियां क्या है, जब पठारी भूभाग से गुजरेगी तो उस भूभाग को काटती हुई चली जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे ये तो यहाँ पे कोई पठार था, अब यहाँ से कोई नदी बह रही है इसके बीच से, तो क्या करेगी? इस पठार को काटते हुए आगे बहेगी। तो इस पठार को धीरे धीरे जिस प्रकार से नदी बहती चली जाएगी नीचे, इसको काटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से एक बन जाएगा गार्ज। क्या बन जाएगा? गार्ज बन जाएगा। क्या बनेगा? गार्ज, जिसे कैनियन भी कहते हैं। कैनियन भी कहते हैं। कैनियन या गार्ज जो बन जाएगा जहां से नदी का क्या होगा? प्रवाह हो रहा होगा। तो इस प्रकार से कुछ भूआकृति बनती है जिसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? गार्ज कहेंगे। तो ये नदी किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। तो इस भूआकृतियों में पहली किसको देखेंगे? गार्ज को। देखो जो चंबल नदी है राजस्थान के मैदानी प्रदेश में बहने से पहले कहाँ बहती है? तो ये पठारी भूभाग में बहती है। कहाँ पे बहती है? पठारी भूभाग में बहती है। वहां पे किसका निर्माण करती है? तो गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज, आप मैंने तो ये देख लिया गार्ज। देखो ये तो बाकी तो सारी है भू आकृतियों का टॉपिक है, फिजिकल जियोग्राफी का टॉपिक है कि ये गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, ग्रैंड कैनियन क्या है, तो उनके बारे में। लेकिन देखो थोड़ा आपको डिटेल से इसमें कौन कौन सी भू आकृतियां बनती है। तो गार्ज बनती है। कहाँ पे बनती है? तो मानपुरा, मानपुरा भानपुरा का पठार, मानपुरा भानपुरा के पठार में। ये जो नदी है राजस्थान के मैदानी प्रदेशों में आने से पहले मानपुरा भानपुरा के पठारी प्रदेश में, पठारी प्रदेश में किसका निर्माण करती है? तो गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। उसके बाद आता है जलप्रपात।
जलप्रपात। तो इस नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। नदी जब क्या होती है, किसी ऊंचे भूभाग से, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कोई पठार था, नदी इस ऊपर पठारी भाग के ऊपर से गुजर रही है और आगे जाके जिस प्रकार ये नदी नीचे गिरेगी यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, झरना। और जब ये झरने की ऊंचाई ज्यादा होती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है इसकी ऊंचाई पूछेंगे, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई यदि पूछे तो 18 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितने मीटर है, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 मीटर। 18 मीटर ऊंचे से यहाँ क्या गिरता है, पानी गिरता है। तो यदि आपको राजस्थान में झरना देखना हो तो कहाँ चले जाओ, चंबल नदी के किनारे चले जाओ। चंबल नदी में क्या बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। अब क्या होता है, जलप्रपात के बाद में कुछ यहाँ पे क्या, जो जलप्रपात, जैसे जल नीचे गिरेगा तो पठारी भाग को काटेगा काटेगा, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ जो पत्थर के जो टुकड़े हैं, चट्टानी टुकड़े हैं, वो आगे बहेंगे, आगे बहेंगे। तो ये क्या है, ये जो आगे बहेंगे तो यहाँ पे जो जगह का निर्माण होता है उसे कहते हैं छिप्रिका। छिप्रिका, इसे क्या कहेंगे, छिप्रिकाएं कहेंगे। तो देखो जलप्रपात जब बनता है तो जलप्रपात के बाद में कौन सी स्थिति बनेगी यहाँ पे, तो छिप्रिकाएं बनेगी। क्या बनेगी, छिप्रिकाएं। क्या बनेगी, छिप्रिकाएं। ये जो छिप्रिकाएं कहाँ पे बनती है, तो कोटा बूंदी में। कहाँ पे बनती है, कोटा व बूंदी में क्या बनती है, तो छिप्रिकाएं बनती है। हम लिखेंगे छिप्रिका, छिप्रिकाएं। तो इससे कौन सी भूआकृति का निर्माण हो रहा है, छिप्रिकाएं। कहाँ पे बनती है, जलप्रपात के बाद में, या जहाँ से जल कटेगा उसके बाद में ये जो नदी है देखो इस प्रकार से आगे बहेगी। अपने साथ ये कुछ कंकड़ पत्थरों को, चट्टानी टुकड़ों को काट करके जब ये आगे बह रही होती है तो यहाँ पे क्या बनती है, इस भूभाग को क्या कहेंगे, छिप्रिकाएं कहेंगे। तो छिप्रिकाएं कहाँ पे बनती है, तो कोटा बूंदी में बनती है। तो कहाँ पे बनाती है ये, कोटा बूंदी में। कोटा बूंदी में क्या बनता है, छिप्रिकाएं यहाँ पे बनती है। यह जो जलचूलिया जलप्रपात कोटा से पहले बनता है, कहाँ पे बनता है, तो भैंसरोडगढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, भैंसरोडगढ़, तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है, जहाँ पे क्या बनता है, चूलिया जलप्रपात बनता है। कोटा से थोड़ा सा ही पहले बनता है जलप्रपात। छिप्रिकाएं हमने देख लिया। उसके बाद चंबल नदी जिसके लिए फेमस है, जिन भूआकृतियों के लिए, उसके बारे में देखते हैं। बीहड़, क्या कहते हैं उन्हें, बीहड़ कहते हैं। तो इस बीहड़ के बारे में भी हम देख लेते हैं। चंबल नदी सर्वाधिक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ के डाकू, चंबल के डाकू, आपने कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे। तब देख लेते हैं भूआकृतियों में अगली भूआकृति जिसका नाम क्या है, तो बीहड़। ये बीहड़ प्रदेश भी कहाँ बनते हैं, चंबल नदी के किनारे बनते हैं। बीहड़, बीहड़ का उपनाम है डांग। क्या नाम है, डांग। देखो क्या होता है कि जब ये जो बीहड़ है, किस प्रकार, जैसे ये नदी है, चंबल नदी है, चंबल नदी के किनारे क्या, जब बारिश ज्यादा होती है, कुछ मैदानी भूभागों से आगे छोटी छोटी जो नालियां हैं, और ये नदी भी क्या है, बार बार अपना रास्ता बदलती है। ये नदी भी अपना क्या, बार बार क्या है, रास्ता बदलती है। और यहाँ से कुछ नदियां आती है तो उससे क्या होता है, मृदा का क्षरण ज्यादा होता है, मृदा अपरदन ज्यादा होता है। तो ये जब मृदा अपरदन होता है तो मृदा अपरदन की जो अंतिम अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो अवनालिकाएं कहते हैं, अवनालिकाएं। और उसके बाद बनती है रील अपरदन, रील अपरदन। तो ये जो रील अपरदन है, ये सब मृदा की सर्वाधिक क्या है, तो विनाशकारी घटना है। अब इसमें जैसे ही ये उबड़ खाबड़ सा क्षेत्र बन जाएगा मृदा अपरदन के कारण, यहाँ का आसपास का उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर छिपने के लिए जगह ज्यादा बनेगी, इसीलिए इस चंबल के आसपास में डाकुओं वाला क्षेत्र है। और डाकू अपने साथ क्या रखते हैं, डांग रखते हैं, लाठी रखते हैं, डांग रहते हैं, रखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे,
डांग क्षेत्र भी बोलते हैं। डांग एक भौगोलिक नाम है। क्या नाम है? भौगोलिक नाम है। भौगोलिक नाम है डांग क्षेत्र। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे बीहड़ ज्यादा पाए जाते हैं? तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, क्योंकि ये मैदानी भूभाग है जहाँ पे मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। अब बात आती है, देखो बीहड़ है, इसे क्या डांग भी कहते हैं? तो डांग का राजा भी तो कोई होगा, जिसके पास डांग होगी वो क्या होगा? डांग का राजा होगा। तो डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को। किसको कहते हैं? धौलपुर को। तो राजा है तो ये तो डांग का क्या है? राजा। डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। देखो राजा है तो राजा अकेला तो रहेगा नहीं, तो डांग की क्या होगी? रानी। तो डांग की रानी है करौली। डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं? तो करौली को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की कुछ क्या है, तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र बीहड़ कहते हैं किसे है? इसकी परिभाषा यदि देखेंगे तो चंबल नदी के आसपास कौन कौन से क्षेत्रों में? तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आसपास के क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ बंजर भूमि। देखो उबड़ खाबड़ हो जाएगी तो उसमें खेती नहीं कर सकते, तो वो कैसी भूमि बन जाएगी? बंजर भूमि। क्या कहलाती है? तो बीहड़ कहलाती है। बीहड़ कहलाती है। बीहड़ किसे कहते हैं? चंबल नदी के आसपास सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ या बंजर भूमि जिसे क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो ये तो है बीहड़। अब देखो ये जो चंबल नदी है, इस पर कुछ जल परियोजनाएं बनाई गई है। जल या सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाएं कुछ बनी गई है। कौन सी है? जिन्हें हम कहते हैं चंबल घाटी परियोजना। क्या कहते हैं उन्हें? चंबल घाटी परियोजना भी कहते हैं। कुछ बांध बनाए गए हैं, बांध से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है और क्या होता है, यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ की चंबल घाटी परियोजना को देख लेते हैं। भू आकृतियां हमने देख ली, अब देख लेते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। कुछ बांध बनाए गए हैं, जिन बांधों से सिंचाई और विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरण है। चंबल घाटी परियोजना के कितने चरण हैं? 3 चरण है। तो तीनों चरणों को देख लेते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इन तीनों चरणों के बारे में देख लेते हैं, कौन से चरण में किसका निर्माण किया गया है। तो देखो पहला जो चरण है, इसके अंदर एक बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध। कहाँ पे बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है। नाम क्या है? गांधी सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया। अब देखो इसकी जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है? 115 मेगावाट। 115 मेगावाट इसकी क्या है? तो विद्युत उत्पादन की क्षमता है। कितनी है? 115 मेगावाट। किसकी? गांधी सागर बांध की। गांधी सागर परियोजना भी कह सकते हैं, गांधी सागर बांध भी कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? तो ये एमपी में बनाया गया एक बांध है, पहले चरण के अंदर बनाया गया बांध है। अब बात करते हैं दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में एक बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बनाया गया? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है।
यहाँ से कितने मेगावाट उत्पादन होता है? तो यहाँ से 172 मेगावाट, 172 मेगावाट का यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात आती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण के अंदर एक बनाया गया जवाहर सागर बांध। कौन सा सागर बांध? तो जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध बनाया कहाँ पे गया? तो बनाया गया, देखो इसको, कोटा के अंदर। इसे हम कहते हैं कोटा बैराज भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध भी इसे कहा जाता है। ये एक पिकअप बांध है। क्या है? पिकअप बांध, जहां से क्या होता है, पानी को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाया जाए उसे क्या कहेंगे? पिकअप बांध कहते हैं। पानी को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाया जाता है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 99 मेगावाट। 99 मेगावाट इसकी क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो ये है चंबल घाटी परियोजना के बारे में। 3 चरण है, 3 चरणों में संपन्न हुई है। कौन सी? प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, कहाँ पे है? एमपी में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 115 मेगावाट। द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, जो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान में है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 172 मेगावाट। तृतीय चरण के अंदर बनाया गया जवाहर सागर बांध, जिसका नाम दूसरा क्या? कोटा बैराज बांध, या इसे पिकअप बांध भी कहते हैं। पिकअप बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस बांध से पानी को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाया जाए उसे क्या कहते हैं? पिकअप बांध कहते हैं। तो ये इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट है। कितनी है? 99 मेगावाट। इसे कोटा बैराज बांध, कोटा डैम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोटा डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा डैम। तो ये है तृतीय चरण के बारे में। हमने देखा चंबल घाटी परियोजना में दो को देखा, 3 कौन सी थी? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो इस प्रकार से आज हमने किस नदी के बारे में बात की? तो चंबल नदी के बारे में हमने बात की। तो हमारी चर्चा आज के लिए इतनी है। हम अगली क्लास में देखेंगे अगली नदी के बारे में। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र हमारा चल रहा है, जिसमें हम आगे एक क्लास में और देखेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को यह कंटेंट शेयर कर देना। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।